मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मारिया जी, आप इतना क्यों परेशान हो? आप अपने काम से काम रखो। शुजा जो कर रहा है, आपको इससे क्या? हसन ने परेशान लहजे में उलझते हुए कहा। असल में इसकी आदत है ये यूं ही मशवरे। मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काट दी। आदत नहीं, और बहुत कुछ भी है। मारिया ने जज्बात में भीगे हुए लफ्ज कह दिए। और वह जो बहुत कुछ है उसे अपने तक महदूद रखो। मुझे तुम्हारे घटिया किस्म के मशवरों की ज़रूरत नहीं। मैंने यकदम ही इंतहाई तल्खी से कहा तो सब खामोश हो गए। शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी सख्त बात कह जाऊंगा। चंद लम्हे रिपोर्टिंग रूम में खामोशी तारी रही। फिर फ़ोन की घंटी ने सबको चुका दिया। पेवन मेरे सामने चाय रख गया। मैंने बेनियाजी से कप उठा लिया। तभी मेरी नज़र मारिया पर पड़ी। वो इंतहाई खूनख्वार नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने निगाहें फेर ली। इससे पहले कि मैं दूसरा सिप लेता, वो तेजी से रिपोर्टिंग रूम में से निकलती चली गई। मेरी जान, इतनी सख्ती? हसन ने आस्था से कहा। छोड़ो, मैंने तेजी से कहा। ओके ओके, हसन ने कहा तो मैं सुलगते हुए दिमाग के साथ चाय पीता रहा। मुझे पुरस्कून होने में काफ़ी वक्त लगा। तभी मेरा सेल बोल उठा। मैंने स्क्रीन पर नंबर पढ़े तो वो आमर बशीर के थे। अगरचे इसका बाप एक बड़ा सन्नतकार था, लेकिन इसका अपना बिजनेस भी था और अभी दरमियाने दर्जे के सन्नतकारों में शुमार रखता था। इससे मेरी शनासाई दोस्ती में बदल चुकी थी। हेलो, मैंने कहा। ओए, किधर हो यार तुम? कोई फ़ोन नहीं और ना ही आपने दफ्तर आने की इतला दी है। वो यार आते ही बस डिस्टर्ब हो गया। मैं आज तुम्हें फ़ोन करने वाला था। खैरियत? क्या डिस्टर्बेंस है? उसने हैरत से पूछा। अब मैं शोबिस, मैंने कहना चाहा लेकिन बात अधूरी छोड़ दी। मुझे मालूम है, लेकिन ये कोई इतनी भी मसरूफियत वाली जॉब नहीं। इसने जल्दी से कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं हैरान था। यार, हम दोस्तों की खबर रखते हैं। खैर, आज शाम क्या कर रहे हो? खैरियत? मैंने पूछा। एक छोटी सी पार्टी है, वीआईपी किस्म के लोगों की, नीलम के घर। उसने बताया तो मुझे यकदम याद आया, नीलम ने तो मुझे भी दावत दी थी। क्या इसने आमिर को बता दिया है कि मुझे भी दावत दी गई है, या ये अपने तौर पर ही मुझे बुला रहा है? मैंने उसे टटोलना चाहा। उन्होंने मुझे, मेरा लहजा मोहताज था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं शायद तुम्हें ना बताता, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि तुम्हारा तारफ़ इससे हो जाए। वो शोबस की दुनिया में बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। उसने तेज़ी से कहा। तो मुझे एहसास हो गया कि ये अपने तौर पर ही मुझे साथ ले जाना चाहता है। तब मैंने कह दिया, ठीक है, तुम तैयार रहना, तुम्हें कॉल करके पिक कर लूँगा। ओके। हाय, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आमर की इस फ़ोन कॉल से मैं मुतमईन नहीं हुआ था। ना जाने क्यों मुझे इसका लहजा परेशान कर गया। मैंने खुद से इसकी वजह मालूम करना चाहिए तो मुझे समझ नहीं आया। काफ़ी देर खुद से उलझते रहने के बाद मैंने यही गुमान किया कि कलसमंदी और थोड़ी देर पहले ही की मुकद्दर फ़ज़ा के बायस मुझे आमर का लहजा भी अजीब लगा। मैंने अपने तौर पर खुद को दलीलें देकर मुतमईन कर लिया। मैंने महसूस किया कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठा रहा तो मज़ीद उलझता रहूँगा। सो मैं प्रेस क्लब जाने के लिए उठ गया। किधर जान जी? हसन ने पूछा। प्रेस क्लब चलना है, मैंने जवाब देते हुए उससे पूछा। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसने कहा तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और रिपोर्टिंग रूम से बाहर आ गया। मैं अभी चंद कदम ही चला था कि मारिया मेरे सामने आ गई। वो एक कमरे से निकली थी और शायद मेरे बाहर निकलने का ही इंतज़ार कर रही थी। अब वो मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। इसकी आंखों में तैरती हुई नफरत से मैं बखूबी वाकिफ था। मैं इसकी तरफ देखता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि वो कोई जहरीली बात ही करेगी, इसलिए इसके बोलने का इंतजार करता रहा। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर जहरखुन लहजे में बोली, तुम्हें राजा अंदर बनने का बहुत शौक है। छोड़ क्यों नहीं देते ये? हुमा जैसी थर्ड क्लास औरतें तुम्हारे मुंह को आ रही हैं, इसने कहा तो मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में खबर ना रखूं? क्या ऐसा मुमकिन है? ओह, तो इसका मतलब है, कुछ भी मतलब हो, लेकिन ये तुम्हारे शान निशान नहीं। फौरन शोबिस को छोड़ दो। कोई और अखबार नहीं मिलता तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता और तुम मुझे मुलाजमत की ऑफर्स दे रही हो। मेरा मशवरा यही है कि तुम मेरे रास्ते में मत आया करो। क्या कर लोगे मेरा? बोलो। यही तो बात है कि औरत जात से इंतकाम लेने की बाबत में सोच भी नहीं सकता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम समझती हो, तुम तो समझती रहो, पर मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसे समझो। शुजा, तुम्हें पता है कि जो खिलौना मुझे पसंद आ जाता है उसे हासिल करने की आखिरी हद तक कोशिश करती हूँ, वरना उसे तोड़ देती हूँ, उसने धमकी अमेज लहजे में कहा।
समझो कि मैं तुम्हारे लिए टूट गया, मैंने धीरे से कह दिया। शुजा, सोच लो, उसने तकरीबन चीखते हुए कहा। मजीद बकवास मत करना, मुझे तुमसे शदीद नफरत है। नाउ यू गेट लॉस्ट। मैंने अपने अंदर की कमी को दबाते हुए धीरे से कहा और उसे वापस खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गया। मेरा दिमाग सुलग उठा था। खुद को पुरस्कृत करने और मारिया को जहन से निकालते हुए मैं प्रेस क्लब जा पहुंचा। खिलाफ मामूल नदीम को वहां देखकर मैं खुश हो गया। रस्मी बातों के बाद उसने कहा, मेरा मामूल तो नहीं कि मैं यहाँ आऊं, पर आज आ गया। गोंदल नहीं आया अभी तक? मैंने पूछा। मैंने नहीं देखा। आ जाएगा, नदीम ने लापरवाही से कहा। और फिर हम शोबस की दुनिया से मुतल्लक बातों में खो गए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनना चाह रहा था और वो बताना चाह रहा था। यूं वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ। इतने में गोंदल भी आ गया। यूं दोपहर का खाना खाकर भी बातों में मगन रहे। दोपहर के बाद हम वहां से निकले। मैं दफ्तर गया और वहां पर खबरें लिखने और फाइल करने में खासा वक्त लग गया। मैं अब अपने फ्लैट पर जाकर फ्रेश होना चाहता था, सो दफ्तर से निकल गया। रास्ते में मुझे अमर का फ़ोन मिला, तो मैंने उसे दफ्तर आने की बजाय फ्लैट पर आने का कह दिया। ये अच्छा हुआ, वरना गोंदल नहीं आ रहा था। मैं तैयार हो चुका था जब वो आया। उसने नीचे गाड़ी में बैठे ही फ़ोन करके मुतवज्जा कर लिया। फिर कुछ देर बाद ही हम नीलम के घर की तरफ जा रहे थे। नीलम ने हमारा इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। वो अपने वसी लॉन में थी, जहाँ चंद और मेहमान भी थे, जो ज़रा फासले पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे बातों में मसरूफ थे। मैंने महसूस किया कि नीलम की पहली नज़र जब हम दोनों पर पड़ी थी तो इसकी निगाहों में एक लम्हा को हैरत वो ज़रूर उतरी थी, मगर चूंकि वह बहुत अच्छी अदाकारा रही है, इसलिए अगले लम्हे ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नीलम की आंखों में मौजूद एक लम्हे की हैरत मेरे जहन में खुब गई। इसने पहले मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, आपको आमर के साथ देखकर खुशी हुई। आपको अपने घर पर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। आमर मेरा दोस्त है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बड़ी बात। यह कहकर उसने अमर से हाथ मिलाया और बोली, खुश आमदीद। आपका दोस्त बहुत प्यारा है। नीलम जी, ये मेरा दोस्त है, इसलिए प्यारा है, मगर ये कहूँगी कि ये प्यारा है इसलिए आपका दोस्त है। इसके साथ उसने कहकहा लगाया और आमर को जवाब का मौका ना देते हुए कुर्सियों की जानब इशारा कर दिया। शायद उसे और मेहमानों का इंतजार था। हम दोनों एक खाली मेज के गिर्द जा बैठे तो एक बैरा हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक्स रख गया। हम दोनों ही इस माहौल को देख रहे थे जो पुरसकून सी शाम में कदरे खामोश था। वो अक्टूबर के औल दिन थे। खनकी बड़ी अच्छी लग रही थी। मध्यम रोशनी में कहकहे और बातों की आवाज़ें बहुत भली लग रही थी। हमसे कुछ ही फासले पर एक बूढ़ा सा आदमी एक जवान लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था। इससे ज़रा फासले पर एक अधेड़ उम्र खातून दो लड़कियों के साथ बैठी तेज तेज अंदाज में बातें कर रही थी। एक तरफ दो शख्स सरगोशियों के अंदाज में महोई गुफ्तगू थे। नीलम ने कहा, ये पार्टी बड़ी महदूद सी होगी और इसमें जो मेहमान आने वाले हैं वो अपने शोबे में मेहमान हैसियत रखते हैं। मुझे तजस्सुस ही था कि मैं इनसे मिलूं। मैं यही सोच रहा था कि एक महंगी गाड़ी पोर्च में रुकी और इसमें से जो शख्स निकला उससे देखकर मैं बहुत हैरान रह गया। वो सेठ अफरासियाब था, शहर का सबसे बड़ा सन्नतकार। इसके साथ एक नौखीज सी लड़की और एक अधेड़ उम्र शख्स था। नीलम की गर्मजोशी दीदनी थी। उसने बढ़कर इनका इस्तकबाल किया। सेठ अफराज से आपके होंठों पर मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे सरगोशी नुमा बातों के बाद वो लॉन में आ गए। कुछ देर नीलम और अफरा से आप टहलते हुए बातें कर रहे थे। फिर वो अंदर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए तो नीलम फर्दन फर्दन सब मेहमानों से ड्राइंग रूम में आने को कहती रही। मैं वहां पहले भी आ चुका था, लेकिन इस वक्त वो ड्राइंग रूम नहीं, हाल नमा लग रहा था, जिसमें चंद मेजें और इनके इर्द गिर्द कुर्सियां धरी हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक फिजा में तैर रहा था। मैं और आमर बशीर एक मेज पर जा बैठे। कुछ ही देर बाद म्यूजिक बंद हो गया और नीलम की ऊंची और भरपूर आवाज गूंजी, ख्वातीनो हजरात, यू आर वेलकम। आज मेरे चंद मेहमान ऐसे भी हैं जो पहले एक दूसरे से मुतारफ नहीं हुए। मैं फर्दन फर्दन तारफ करवाए देती हूँ। ये कहकर वो मेज़ों के करीब जाती रही और वहाँ पर मौजूद लोगों का तारफ करवाती रही। वहाँ पर दो सियासतदान थे, जिनमें एक रुकने असम्बली भी था। दो ही ब्यूरोक्रेट थे और इनमें एक सेठ अफराज से आपके साथ आया था। एक फिल्मी हीरो जिसकी फिल्में तो अभी रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन चंद फिल्में ऐसी थीं जो या तो ज़ेर तकमील थीं या फिर सनसर के बाद नुमाइश के लिए तैयार थी। फिल्मी हलके के इसके बारे में अच्छी तवक्को कर रहे थे। सेठ अफरासियाब के बाद आमर बशीर था। मैं एक ही वहाँ पर सहाफ़ी था। तकरीबन 5 मिनट
5 मॉडल गर्ल्स थीं जिनमें चंद पुराने चेहरे और कुछ नए थे। एक ड्रेस डिजाइनर थी जिसका तारफ हो रहा था तो आमर ने सरगोशी में इसके असल कारोबार के बारे में बताया। एक बेगम शहवानी थी। पता नहीं क्यों मैं इसका नाम सुनकर चौंक गया था। मैं होता था लेकिन असल में वो क्या थी मैं ये कभी भी नहीं जान पाया था। मेरी पहले भी इससे मुलाकात हो चुकी थी लेकिन गुफ्तगू हमारे दरमियान नहीं हुई थी। तारफ का सिलसिला खत्म हुआ तो नीलम ने एक कोने में पड़ी बोतलों की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, जिसका जितना जी चाहे और जिस ब्रांड की चाहे पी सकता है। वो ये कहकर सेठ अफरासियाब के पास जाकर बैठ गई। तब म्यूजिक फिर से हाल में तैरने लगा। हाँ भाई, क्या ख्याल है? फिर हो जाए एक आध पैग? आमर ने मुझे आंख मारते हुए पूछा। नो नेवर, मैं नहीं पीता। तुम्हें तो पता है, मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आज से शुरू कर लो। अभी तो इनमें एक परी भी। मैं उसने फिर आंख मारते हुए वाहियात अंदाज में इशारा किया तो ना जाने क्यों वो मुझे घटिया सा लगा। तब मुझसे तल्खी ना छुपाई गई। मैंने तकरीबन चिढ़ते हुए कहा, तुम चाहे जो करो, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, वो कंधे झुकाते हुए बोला और उठ गया। मैंने देखा तकरीबन सभी हाथों में गिलास ले चुके थे। मैं अपनी मेज पर बैठा रहा। नीलम कुछ देर बाद मेरे पास आ गई। मेरे हाथ में जलता हुआ सिगरेट था। शुजा भाई, आप क्यों नहीं लेते ड्रिंक? इसके चेहरे पर हैरत भरी मुस्कुराहट थी। मैं पीता नहीं हूँ, बस 100 फीट ड्रिंक और जेल। मैंने हाथ में पकड़े सिगरेट की तरफ इशारा किया तो वो हंस दी। ओके चलो, 100 फीट ड्रिंक ही ले लो। आओ तो सही। उसने बड़े नरम अंदाज में मेरा बाजू पकड़ा और उठा लिया। फिर इसने मेरे बाजू में हाथ डालकर बड़े दिलरुबा लहजे में कहा, पीते क्यों नहीं हो जालम? बस नहीं पीता, मैंने इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया। इतने में हम इस कोने तक पहुंच गए। एक तरफ सेठ अफरासियाब खड़ा था। नीलम ने मुझे गिलास थमाकर इसमें 100 फीट ड्रिंक डाल दिया। मेरा सेठ अफरासियाब से आमना सामना हुआ तो मैंने सलाम में पहल कर दी। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। रस्मी बातों के बाद अचानक उसने ऐसी बात कही जिससे मैं चौंक गया। इसने बड़े नरम लहजे में कहा, कबूतर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जितना भी ऊंचा उड़ ले, आखिर बाज के हाथों मर जाता है, इसलिए कबूतर को कबूतर रहना चाहिए। सेठ साहब, ज़ाहिर है कि कबूतर तो कबूतर ही होता है, वो बाज नहीं बन सकता। इसमें बाज की फितरत आ भी नहीं सकती। वो धीरे से बोला। जी बिल्कुल, मैंने कहा। तो फिर उसे कबूतर रहना चाहिए। वो तेजी से बोला। वो कबूतर रहेगा सेठ साहब, इसलिए कि वो कबूतर है। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। इसने कुछ इस अंदाज में और लहजे में कहा कि मैं चौंक गया। बज़ाहिर वो ऐवी सी बात कर रहा था कि वो कुछ और कहना चाह रहा है। मैं खामोश रहा तो फिर वो बोला, चिड़िया भी चिड़िया ही होती है और कौवा सिर्फ कौवा। ये सब बाज नहीं बन सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल सेठ साहब, ना समझा तो समझ जाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। वेरी गुड, मेरा ख्याल है समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कबूतर को बिल्ली भी पकड़ लेती है। और उसने कहना चाहा तो मैं इसकी बात को काटते हुए कहा, कुत्ता भी। अब आई ना बात समझ में? चलो इस खुशी में, ये कहकर उसने अपना गिलास मेरे गिलास से टकराने के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही लम्हे रुक गया। एक ये फर्क भी देख लो, तुम्हारे हाथ में महज सॉफ्ट और मेरे हाथ में हार्ड। अब ये गिलास किस तरह? चलो फिर भी, ये कहकर उसने गिलास टकरा दिए और कोई बात कहे बिना आगे बढ़ गया। मैं इसकी बातों को जहन में दोहराने की कोशिश कर रहा था कि आमन ने आकर पूछा, क्या कह रहा था सेठ? तब मैंने उसकी सारी महमल गुफ्तगू से सुना दी। जब तक वो मेरी बात सुनता रहा, इसके चेहरे पर इंतहाई दर्जा की संजीदगी थी। बात मुकम्मल होते ही गोया उसने इत्मीनान का सांस लिया। बुढ़ा सिठा गया है और ऊपर से ये परियां उसे पागल कर रही हैं। भूल जाओ कि क्या बकवास कर रहा था। तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने आम से अंदाज में कहा। बस यूं ही तुम्हें समझा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। मैं शायद कुछ और कहता कि यकदम म्यूजिक बदल गया। इसकी आवाज़ तेज हो गई और रोशनी मद्धम कर दी गई थी। एक तरफ से काफ़ी सारी लड़कियां हिजान खेज लिबास में आन वार्द हुई। वो म्यूजिक के साथ थरक रही थी। माहौल यकदम ही बदल गया। अमर की शायद किसी मॉडल से दोस्ती चल रही थी। वो इसकी तरफ बढ़ गया और मैं अपनी मेज़ पर जा बैठा। मेरे सामने गई थरकते हुए बदन थे और मैं एक नए किस्म के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अलावा सिर्फ बेगम शहवानी ऐसी खतून थी जो अपनी मेज़ पर अकेली बैठी सबको देख रही थी। मध्यम रोशनी के बायस मैं इसके चेहरे के तासरात नहीं देख सकता था। मैंने सेठ अफरासियाब को देखा कि वो इस बुढ़ापे में भी अपने साथ लाई नफीस सी लड़की के साथ लहक रहा था। मुझे इस जोड़े पर हंसी आ गई। तभी नीलम फिर मेरी तरफ बढ़ आई और बड़ी हैरत से बोली, शुजा भाई, क्यों झिझक रहे हो? अपने कपल के साथ कोई एक भी चुन लो। फिर चंद लम्हे को रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो आओ, मैं तारफ करवा देती हूँ। नो मैडम, मुझे नाचना नहीं आता और मैं इन्हें देखकर ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, मैंने कहा।
चलो ठीक है, लेकिन जब दिल चाहे तो शर्माना मत, ओके। इसने मेरे बाल बगाड़ दिए और चली गई। मैं इन सबको देखता रहा, फिर वो धुन खत्म हो गई तो और शुरू हो गई। मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं उभरी, सो मैं अपनी मेज़ पर ही बैठा रहा। ज़रा देर बाद बेगम शिवानी उठी और नया पैग लेने को कोने तक पहुंच गई। वो बैग लेकर वापस मुड़ी तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी और मेरी तरफ ही बढ़ आई। मेरे करीब आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो यंग मैन, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं, आइए तशरीफ़ रखें, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। और महसूस किया कि अगर मैं उसे ना भी बैठने को कहता तो बड़े सुकून से बैठ जाती, और मेरे सामने बैठ गई। फितरी तौर पर मैंने उसका भरपूर जायजा ले लिया। ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 साल की लग रही होगी। इसकी शफाफ गोरी जिल्द बच्चों की जिल्द की तरह लग रही थी। शानों तक कटे बाल, गोल चेहरा, पतले होंठ, जरा तीखी और खमीदा सी नाक। आंखें कभी बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन इस वक्त इनके गिर्द स्याह हल्के थे। खुले गिरबान के साथ तंग कपड़ों में वो जिस कबील की लग रही थी, इसका मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने पहली मुलाकात में उसे इतने गौर से नहीं देखा था। यकीनन वो भी मुझे बागौर देख रही थी। वो चंद लम्हे यूं ही खामोश रही, फिर धीरे से बोली, गालमान आपका नाम शुजा बताया था नीलम ने। जी, मुझे शुजा ही कहते हैं। आओ, नाइस। मैं बेगम शहवानी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इसने दोबारा हाथ बढ़ा दिया। इसने इससे हाथ मिलाया, फिर हमारी बातें मेरे ना पीने से शुरू होकर ना जाने किधर से किधर निकल गई। तब तक वो मेरे हिसाब से 4 पैग ले चुकी थी, लेकिन फिर भी होश और हवास में बातें कर रही थी। काफी देर बाद इन सब का नाच खत्म हुआ तो सब लॉन में चले आए। आमर अपनी दोस्त के साथ मसरूफ था और मैं बेगम शहवानी की बातें सुन रहा था। फिर खाने के दौरान कई लोगों से बातें हुई। यूं रात गए, ये पार्टी खत्म हो गई। इनमें कई मदहोश हो चुके थे। मैं नीलम से रुखसत होकर आमर को देखने लगा तो वो गायब था। मैं इसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं सुकून से एक तरफ बैठ गया कि वो आएगा तो हम चलें। मैं इंतजार कर रहा था कि बेगम शहवानी आ गई। आप गए नहीं अभी तक? इसका लहजा लड़खड़ा रहा था। इंतजार कर रहा हूँ, वो पता नहीं किधर है। मैं आपकी अपनी गाड़ी में इसके साथ ही आया था, मैंने जल्दी से कहा। चलें, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, उसने आलम मदहोशी में कहा। बहुत शुक्रिया, वो आ जाए तो। लफ्ज़ मेरे मुंह में ही थे कि अमर अपनी दोस्त के साथ आता नजर आया। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लड़की ने अपना सर उसके कंधे के साथ टिकाया हुआ था। बेगम शहवानी ने इसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, शुजा, कम ऑन, इन्हें जाने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आमर पोर्च के करीब आकर रुक गया। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। मैंने बेगम शहवानी को बाय कहा और आगे बढ़ गया। मुझे देखकर वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। मेरे बैठते ही उसकी दोस्त लड़की ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हनी, ये मेरा प्यारा, बहुत प्यारा दोस्त है। ओह, उसने बुरा सा मुंह बनाया तो मुझे अब बड़ा धचका लगा कि एक मामूली सी कॉल गर्ल मेरे वजूद को गिरा समझ रही है। मुझे कुछ और समझ ना आया तो मैंने बहाना बनाया, आमिर, मुझे नीलम से एक जरूरी काम है, तुम चलो, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। ओके डियर, यू आर सो स्वीट, आमिर से पहले ही वो लड़की बोली। मैं कुछ भी मजीद सुनने के बजाय गाड़ी से उतर आ गया। सामने ही बेगम शहवानी लटकती हुई आ रही थी। यकीनन तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे, आओ। उसने आगे बढ़कर मेरा बाजू थाम लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इसका शोफर गाड़ी के करीब ही था। उसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोला और हम बैठ गए। उसे उलझन हो रही थी। गाड़ी अब मेन रोड पर चढ़ चुकी थी। ये वो वक्त था जब ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। बेगम शहवानी मुसलसल बातें करती चली जा रही थी। मैं शोफर को बताना चाह रहा था कि वो मुझे कहाँ ड्रॉप करे। तभी पीछे से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई। उसने हमें क्रॉस किया और फिर चंद गज के फासले पर जाते ही उसके दोनों तरफ से गन्नें बरामद हुई। मेरी ये अचानक ही नज़र पड़ी थी। मैं बेगम शहवानी को लिए नीचे धबक गया। इस लम्हे गोलियों की तड़क तड़क से आवाज़ माहौल में गूंज के उठी। इसका निशाना हमारी गाड़ी ही की तरफ था। यूं ही फायरिंग हुई। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, जिससे टायरों की शदीद चड़चड़ाहट पैदा हुई। इसके साथ ही विंडो स्क्रीन का शीशा शनाके से टूट गया। गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी बेकाबू हो गई। तब फिक्र लाहक हो गई कि कहीं कोई गोली उसे तो नहीं लग गई। बेगम शहवानी खौफजदा हो गई थी। मैंने ही उसे दबोच कर फौरन नीचे कर लिया था और वह अपनी पूरी कुव्वत से मेरे साथ चिमटी हुई थी। मैंने एक लम्हे को उसे देखा। उसकी आंखें बंद थी। मैंने उसे खुद से जुदा किया और ड्राइवर की तरफ बढ़ा ताकि उसे देखूं। गाड़ी डगमगा रही थी। मैंने सामने देखा तो वो गाड़ी दूर जाती नजर आई, जिससे फायरिंग हुई थी। मैंने उसकी नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, मगर कुछ पता ना चला। शायद उसकी नंबर प्लेट थी ही नहीं। मैंने ड्राइवर को देखा। वो पूरी तवज्जो से गाड़ी संभालने की फिक्र में था। मैंने उसे अपनी तरफ मतवज्जो ना किया। गाड़ी सड़क के एक तरफ नीचे उतर गई और फिर रुक गई। मैंने सुकून का सांस लिया और ड्राइवर से पूछा, क्या तुम ठीक हो?